डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जोशी मठ, जिनको आप ज्योतिर्मठ के नाम से भी जानते हैं, 165 साल तक गद्दी शंकराचार्य जी की खाली रही। 165 साल तक एक योगी शंकराचार्य नहीं मिले और बाद में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने वो गद्दी संभाली और शंकराचार्य के रूप में वो पूरे विश्व को मार्गदर्शन देते रहे। आज भी उनका आश्रम, उनकी गद्दी विद्यमान है जोशी मठ में। उनके अति प्रिय शिष्य रहे हिज होलीनेस महर्षि महेश योगी जी, जो उनके साथ रहे, उनके काफी करीब थे और उन्होंने पूरे विश्व को एक नया ज्ञान दिया, एक नया ध्यान दिया और ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पर अग्रसर किया। पहले तो भावातीत ध्यान के नाम से प्रसिद्ध हुआ, बाद में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। उसी लीनेज से महर्षि जी के प्रिय शिष्य जो उनके साथ में बचपन से ही रहे, उनकी सेवा में रहे, उनका नाम है ब्रह्मचारी गिरीश। मुझे बहुत अत्यंत सुख हो रहा है। ये कार्यक्रम मैंने 200 से ऊपर आज तक एपिसोड किए, आप सबने देखा चैनल के माध्यम से। लेकिन ये और इससे पहले जो कार्यक्रम मैंने जोशी मठ में उनके आश्रम में किया, उनके वहाँ पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी के शिष्य वहाँ पर उपस्थित थे, उनके साथ मैंने 1 घंटे का शो किया था 1 साल पहले। उस वक़्त मुझे सुख की अनुभूति हुई थी और आज भी हो रही है, क्योंकि मेरे गुरुदेव का, मेरे अपने मास्टर का ये शो है। उनके बारे में हम और बातचीत करेंगे, महर्षि जी के बारे में बातचीत करेंगे, उनके उद्देश्यों के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूँ ब्रह्मचारी गिरीश जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, मैं आपको नमन करता हूँ। ब्रह्मचारी जी, सबसे पहले मन में तो यही प्रश्न आता है कि हमारे दर्शकों को आप महर्षि महेश योगी जी और गुरुदेव के बारे में जो एक रिलेशनशिप था उसके बारे में बताइए विस्तार से। कैसे वो उनके संपर्क में आए और कैसे वो महर्षि महेश योगी बने और गुरुदेव ने उनको आदेश दिया कि वो पूरे विश्व में जाके भावातीत ध्यान का प्रचार प्रसार करें। महर्षि महेश योगी जी ब्रह्मचारी महेश के रूप में जो है गुरुदेव के आश्रम में गए थे। जबलपुर में जून माह में 1940 में। वो उस समय प्रयाग से यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे और पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स में उन्होंने एडमिशन लिया था। लेकिन उनका मन जो था वो आध्यात्मिक क्षेत्र में अधिक था। उनकी रुचि कोई फिजिक्स में, भौतिक शास्त्र में नहीं थी। तो उन्होंने निश्चय किया कि हम वापस आएंगे और जबलपुर में, चूँकि उनके परिवार के अन्य लोग थे, पिताश्री उनके थे, माताश्री थी, तो सारे लोग जो है उनके पास वो वापस लौट आए। और वहाँ जून माह में बारिश के दिन थे और कुछ लोग जो है वो जा रहे थे गुरुदेव के दर्शन करने। तो उन्होंने महर्षि जी को पूछा कि आप चलेंगे? तो महर्षि जी बहुत, आज के टर्म में हम कह सकते हैं, चूज़ी थे और उनका ये था कि जो सचमुच में एक ब्रह्मचारी होंगे, तेजस्वी सात्विक होंगे महात्मा, उन्हीं को हम अपना गुरु बनाएंगे। वो बहुत समय से कोई देख रहे थे कि किसको गुरु बनाएं, लेकिन उनको समझ में तब तक नहीं आया था कि इनको बनाएं। तो लोगों ने उनको जब इनवाइट किया, बुलाया, तो वो गए और वहाँ पर जब वो बैठे
तो गुरुदेव के बारे में बताते हैं हमारे जो बाबा श्री थे, ग्रैंडफादर थे, तो बताते थे कि गुरुदेव का जो दरबार है शाम को दर्शन केवल 15 मिनट के लिए खुला करता था, 6:45 बजे और 7 बजे तक को खुला करता था। और उसी में लोग आकर के एक हॉल में जो है वो बैठ जाया करते थे। गुरुदेव शांत भाव से बैठते थे, कोई वहाँ बिजली नहीं होती थी, एक दीपक केवल जलता रहता था, उसी के प्रकाश में गुरुदेव के दर्शन होते थे। और आखिरी के 3-4 मिनट में गुरुदेव कुछ बोल दिया करते थे, और वो ऐसा बोलते थे कि जितने लोग वहाँ बैठे होते थे सबको उनके प्रश्नों के उत्तर मिल जाया करते थे। तो मसीह जी जब गए वहाँ पर और एक कोने में बैठे, तभी उस समय कोई बाहर में एक प्रोसेशन जा रहा था और उसमें कोई कार्स होंगी या ट्रक्स होंगे पता नहीं, लेकिन एक कोई व्हीकल का जो लाइट है वो कांच की खिड़की से ऐसा आया कि उनके गुरुदेव के चेहरे पर वो प्रकाश पड़ा, और वो जो प्रकाश में गुरुदेव के दर्शन मसीह जी को हुए, तो मसीह बताते थे कि उसी क्षण ये तय हो गया कि यही हमारे गुरुदेव हैं। और पूर्ण समर्पण भाव जो था मसीह जी का वो गुरुदेव के प्रति हुआ। और जब सारे लोग उठ कर के बाहर चले गए तो मसीह वहाँ बैठे ही रह गए। तो उनको किसी ने पूछा कि आप भी जाएं, तो उन्होंने अनुरोध किया कि गुरुदेव से बात करनी है, और बताया कि हम इस भाव से यहाँ पर आए हैं और आपको गुरु बनाना चाहते हैं। तो गुरुदेव ने उनको फिर अगले दिन के लिए आने को बताया और वो गए अगले दिन। लेकिन उसके पहले ये हुआ था कि उन्होंने कहा कि अगले दिन हम जाके नहीं आएंगे, हम तो यहीं आपके द्वार में रहेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ आ गए हैं तो जाने का तो कोई सवाल नहीं है। तो वो उसी परिसर में रात्रि जो है वो रुके, और फिर अगले दिन गुरुदेव से उनके भेंट हुई, दर्शन हुआ, और उन्होंने अपना मंतव्य बताया, और फिर गुरुदेव ने उनको अपने शिष्य रूप में स्वीकार किया। और 1940 से लेकर के 1953 तक, जब तक गुरुदेव रहे समाधि के पूर्व, तब तक उन्होंने जो है गुरुदेव की सेवा की, उनकी सारी व्यवस्था की। और प्रमुख रूप से जो उनको आशीर्वाद गुरुदेव का मिला, वेद का, वेदांत का ज्ञान, विज्ञान पूरा उनको मिला। मसीह जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे जब हम लोग उनको पूछते थे कि सारा विस्तार 100 से 2 ज़्यादा देशों में जो आपने किया कैसे किया, तो मसीह कहते थे जब हम आए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था। यहाँ तक कि जब गुरुदेव के बाद हम उत्तरकाशी से चले तो हमारे पास केवल 2 सेट कपड़े होते थे और 1 चादर होती थी। तो इतना विस्तार कैसे हुआ? तो वो कहते थे कि सारा विस्तार ये जो है ये गुरुदेव के ज्ञान का और उनके आशीर्वाद का, उनकी कृपा का विस्तार है सारा। तो बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने व्याख्या की। ब्रह्मचारी जी, अब आपका विषय आता है, आप कैसे जुड़े महर्षि जी के साथ में और किस ईयर में जुड़े, और आप उस वक्त आपकी क्या आयु थी, आप किस फील्ड में थे? देखिए, सबसे पहले तो भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि हमारा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ सभी लोग गुरुदेव ब्रह्मानंद सरस्वती जी के शिष्य थे। विशेष रूप से हमारे जो ग्रैंडफादर थे डॉक्टर राजराजेश्वरी प्रसाद वर्मा जी, हमारे पिताश्री, मसीह के परिवार के सारे लोग। तो बचपन से हम लोग जुड़े रहे। 2 वर्ष की आयु में पहली बार हम लोग यात्रा किए जबलपुर से प्रयाग तक, और तब मसीह जी साथ थे। उस समय का कुछ स्मरण तो नहीं है हमको, लेकिन दूसरी बार जब हमको दर्शन हुआ वो 4.5 वर्ष की आयु में ऋषिकेश हम लोग सब गए हुए थे, और वहाँ करीब हम 1.5 महीने उस आश्रम में शंकराचार्य नगर में रहे। तब की हमको स्मृति तो है कि रोज़ शाम को पूजा हुआ करती थी, आरती होती थी, प्रसाद मिलता था। वहाँ से मसीह जी ने हम लोगों को बद्रीनाथ भेजा था, और फिर हम लोग आकर के वहाँ रहे। नित्य गंगा स्नान करने हम लोग जाते थे। बहुत बार मसीह जी भी नीचे जाते थे, और एक वो चट्टान के ऊपर गीता भवन में वहाँ सामने बैठते थे और उनके प्रवचन होते थे, तो हम लोग भी छोटे छोटे वहाँ बैठा करते थे। तो वो स्मृति अभी भी है। और फिर उसके बाद तो बहुत बार मिलना हुआ, और फिर जो विद्यालय की आयु से जो है वो हम लोग एक्टिव कार्यकर्ता मसीह के मार्गदर्शन में बने, और फिर 1983 में पूर्णकालिक रूप से मसीह के श्री चरणों में आ गए, और 2008
उनके जो महासमाधि का वर्ष है तब तक उनके श्री चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी ब्रह्मचारी जी, यहाँ पर एक इसके साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है। महर्षि जी का हमने ये सुना है कि महर्षि जी जब भारत में भावातीत ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे थे, लोगों को सिखा रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, तो उनको यहाँ पर डिसैटिस्फैक्शन हुआ। उनको भारत से ऐसा लगा कि भारत के लोग ऑनेस्ट नहीं है, सिंसियर नहीं है, वो पूरे तौर पर इस ज्ञान को, इस धारा को अपना नहीं रहे हैं। फिर उन्होंने फॉरेन की तरफ रुख किया। तो क्या वजह रहा? क्या ये सत्य है? इसमें क्या नहीं, ऐसा नहीं है कि भारत से कोई असंतुष्टि हुई हो उनको। उनका ये था कि सारा विश्व जो है वो हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम अपने यहाँ कहते हैं। और भारत में मसीह जब गुरुदेव के बाद उत्तरकाशी में करीब 2.5 वर्ष, पौने 3 वर्ष तपस्या में रहे, और वहाँ से जब वो निकले तो बड़ा रुचिकर है कि शायद ही कोई तीर्थ मसीह जी ने छोड़ा हो जिस ढंग से वो हम लोगों को भेजते थे, और यहाँ तक कि रास्ता बताते थे कि वहाँ दाएं चले जाना और वहाँ बाएं चले जाना। तो एक व्यक्ति जो खुद घूमता है, पैदल आता है, जाता है, दर्शन करता है, रहता है, तो मसीह उत्तरकाशी से कन्याकुमारी तक गए और फिर वहाँ पे जो पहला ध्यान सिखाया उन्होंने बैरिस्टर मेनन जी को, और उस माध्यम से फिर वो जब आगे बढ़े और यहाँ रंगनाथ मंदिर जम्मू तक आए वो, और उस बीच में भी वो जिगजैग पूरा घूमते घूमते जो जगह रह गई थी, तब मसीह बताते थे कि उनको ये लगा कि भारत जो है ना वो तो अपने आप में देवभूमि है, पूर्ण भूमि है, सारा जो ज्ञान है यहाँ तो ज्ञान ही ज्ञान है, कण कण में भगवान अपने यहाँ कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म अगर है तो वो तो भारतवर्ष में है। तो ये तो किया कराया है। और फिर मसीह ने कहा कि अभी तो सारा विश्व अपना परिवार है, पड़ा हुआ है, तो अपने बाहर निकलते हैं। तो पहली बार जब मसीह जी जो है वो कलकत्ता से, हमारे ख्याल से मलेशिया शायद गए थे या सिंगापुर गए थे, तो वहाँ वो गए और फिर वहाँ से मसीह जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो कालांतर में कई विश्व यात्राएं करी, लगभग जो है वो 12-15 कंटिन्यूस उन्होंने विश्व यात्रा की, क्या अमेरिका, क्या यूके, क्या यूरोप, उस समय तो यूरोप नहीं था, लेकिन जी ऑस्ट्रेलिया, इधर हवाई, सारी जगह उन्होंने कवर की और 100 से ज़्यादा देशों में भावातीत ध्यान के केंद्र बनाए, विश्वविद्यालय बनाए, ज्योतिष के परामर्श के केंद्र बनाए, स्थापत्य वेद वास्तु के केंद्र बनाए, महर्षि आयुर्वेद एस्टेब्लिश हुआ 1982 में, और फिर महर्षि जी ने 1980 में 2 किए थे एक्चुअली, 1977 में जब हम लोग विद्यार्थी थे, स्कूल पास आउट हो रहे थे, फिर एक 1980 में, और जब हम लोग जुड़ गए थे पूर्णकालिक रूप से तो 1984 में अजय भारत अभियान उन्होंने लॉन्च किए थे। और सारी दुनिया से वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, भारत के उस समय हजारों ध्यान के सिद्धि के शिक्षक बने थे, तो उनको सबको लेकर के हर शहर में, हर ब्लॉक में जो है महर्षि जी ने ये सभाएं की थी, वेद विज्ञान की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की सीरीज़ करी थी उन्होंने 1977 में। यहाँ दिल्ली में भी की थी, विज्ञान भवन में, वहाँ देहरादून में किया था, इधर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में किया था। फिर दूसरी वेद विज्ञान कॉन्फ्रेंस उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग में, रामनाथ जी गोयनका थे, उनके वहाँ पर करी थी, जिसमें करीब 10,000 वैज्ञानिक, संत, सारे लोग भारत भर से आए थे। तो मसीह फिर ये उनका नहीं था कि केवल भारतीयों को हमको देना है ज्ञान, वो तो सारा विश्व हमारा परिवार है। और उस समय विश्व चेतना में काफ़ी जो सतोगुण की कमी थी वो थी, तो मसीह का संकल्प हुआ कि चलो सारा विश्व अपना है, सब जगह दुख तो है ही, समस्याएं तो है ही, और इसके निवारण की जो है अपने पास तकनीक उपलब्ध है। तो मसीह फिर वो चले गए तो बाहर। हॉलैंड में हेडक्वार्टर बनाने का क्या उनको क्या प्रेरणा मिली, किस तरीके से? हॉलैंड में एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि एक तरह से वो दुनिया का केंद्र था, सेंटर था जो हॉलैंड, क्योंकि टाइम जोन अगर अपने देखेंगे तो हॉलैंड जो है करीब 6वां या 7वां टाइम जोन आ जाता है, अगर हम 12 टाइम जोन्स में डिवाइड करते हैं 2-2 घंटे के टाइम जोन में। तो उधर से पहले के देश और उधर के बाद के देश, क्या होता था कि जब भारत में हम लोग मसीह के सचिव कार्यालय में रहे हैं, तो अगर अमेरिका सुबह बात करनी है तो रात्रि अर्ली इवनिंग शुरू हो जाता था
और सुबह 4 बजे 5 बजे तक अमेरिका बात होती थी। अगर उनको यूरोप में बात करना है तो देर रात तक बात करनी है, जापान ऑस्ट्रेलिया इधर बात करनी है तो फिर वो जो है ना 6 बजे सुबह बात करेंगे, तब दिन में ऑस्ट्रेलिया में बात होगी। ये एडवांटेज उनको जाके हॉलैंड में मिला। मसी जी 18 वर्ष फिर रहे वहाँ पे 1990 से लेकर के और 2008 तक। तो वहाँ ये था कि एक बराबर का डिस्टेंस था। इधर आप एक दिन में छोड़ते थे तो अगला घंटा आपको अमेरिका मिल जाता था। थोड़ा अमेरिका देर होती थी, थोड़ी सी और रात हुई तो वहाँ सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया खुल जाता था। तो ये टाइम की वजह से मसी जी ने निश्चित किया कि हम ऐसी जगह रहें विश्व का केंद्र हो। और फिर मसी को हॉलैंड पसंद था। वो कहते थे ये पूर्णता की एक भूमि ये भी है। हॉलैंड को कहते थे कि होलनेस की लैंड है ये। तो और वहाँ सरकार भी सरल थी, एक कॉस्मोपॉलिटन थोड़ा एटमॉस्फेयर है, डच लोग थोड़ा सॉफ्ट स्पीकिंग भी हैं, बिहेवियर भी उनका अच्छा है, अपनी लीडरशिप भी अच्छी थी संस्था की। तो ये सब कारणों से मसी ने वहाँ अपना बेस बनाया, इंटरनेशनल क्वार्टर बनाया। तो वो 2008 तक वहीं पर रहे, फिर हॉलैंड में ही रहे। 2008 तक मसी वहीं रहे जी। गिरीश जी, आप जो महर्षि जी ने एक नया आयाम शुरू किया पूरे विश्व में जी, शंकराचार्य जी के बाद में, जी। तो उन्होंने किस उद्देश्य से वो किया? उनके मन में क्या उद्देश्य रहे थे, क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे थे, जिसके आधार पर उन्होंने भावातीत ध्यान और साथ साथ में इतने सारे विश्वविद्यालय और साथ साथ में उन्होंने स्कूल्स और इंजीनियरिंग कॉलेजेस पूरे विश्व में खोले? क्या चाहते थे वो? प्रमुख बात ये थी कि ये कलिकाल का समय है जी। सतयुग में तो अपने कहते हैं कि कोई समस्या नहीं थी, कोई दुख नहीं था। अपने जब त्रेता युग में आते हैं तो और थोड़ा गड़बड़ी बढ़ने लगती है। अपने द्वापर में आते हैं तो तमस थोड़ा और बढ़ने लगता है। कलयुग एक ऐसा है जहाँ सतोगुण का लगभग लोप होने लगता है और रजोगुण तमोगुण जो है वो बढ़ने लग जाते हैं। अपने यहाँ जो टेक्निक उनको मिली थी, ज्ञान मिला था, वो ऐसा था कि कलयुग में भी सतयुग जैसा मानव जीवन हो सकता है। और जितनी सफरिंग अपने कहते हैं, जो आजकल सिद्धांत चल पड़ा है कि लाइफ इज सफरिंग, जीवन जो है संघर्ष है, दुख है। मसी ने कहा नहीं, हमारे यहाँ तो उपनिषदों में, वेदों में, पुराणों में, सारी ब्राह्मण कथाओं में सब जगह कहा जीवन आनंद है, लाइफ इज़ ब्लिस, आनंदा देव खलविमानी भूतानी जायन्ते। अपने यहाँ गांव की कहावत है, जित देखो तित श्याम मई है। जहाँ देखते हैं केवल आनंद ही आनंद है, दुख तो है नहीं। तो मसी ने कहा जब अपने यहाँ आनंद ही आनंद है तो और बाहर में तमाम एक कॉन्सेप्ट फैला हुआ है कि जीवन दुख है, तो चलो अपने आनंद लेकर के बांटते हैं। और आनंद की प्राप्ति की टेक्निक अपने यहाँ है, तकनीक अपने यहाँ है, भावातीत ध्यान। और उसके माध्यम से जहाँ अपने भावातीत चेतना में, चतुर्थ चेतना में जाते हैं, वहाँ जो है वो सारा लॉज ऑफ नेचर का घर है, होम ऑफ ऑल द लॉज ऑफ नेचर है, समस्त संभावनाओं का क्षेत्र है। इसको लेके अपने चलते हैं, सबको जगा देते हैं और जितना दुख वुख है सब मिटा देते हैं, रोग मिटा देते हैं, वास्तु के कारण जो समस्याएं हैं उसको मिटा देते हैं और वास्तव में एक सतयुग जैसा जीवन अपने जो है वो सबको दे देते हैं। पहले सत्र में ब्रह्मचारी गिरीश जी के साथ में हमने चर्चा की, हमने जाना किस प्रकार महर्षि महेश योगी जी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के करीब आए और उनके प्रिय शिष्यों में एक शिष्य बने। हमने ये भी जाना इस सत्र में कैसे ब्रह्मचारी गिरीश जी 2 साल की आयु में एक यात्रा के साथ साथ महर्षि जी के साथ गए थे और बाद में ये प्रभावित होकर उनके साथ ही इन्होंने पूरा जीवन डेडिकेट किया, डिवोट किया और आज तक ये पूरे संस्था के कार्य देख रहे हैं। हमने इस सत्र में ये भी जाना कि हॉलैंड महर्षि जी ने क्यों चुना था, क्योंकि हॉलैंड पूरे वर्ल्ड का एक सेंटर है, इजीली बाकी टाइम जोन्स के साथ में मैच कर जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। हमने इस सत्र में ये भी जाना कि महर्षि जी भारत के लोगों के साथ में घृणा नहीं करते थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि पूरा विश्व ही पूरा एक कुटुंब है, परमात्मा का कुटुंब है। और अगर भारत में आध्यात्मिकता है, भारत विश्व गुरु है,
यहाँ हर व्यक्ति के अंदर में ज्ञान बसा हुआ है, बहुत सारे गुरुवर यहाँ पर है और ये राइट टाइम है कि हम फॉरेन कंट्रीज में जाकर उनको भी भावातीत ज्ञान सिखाए और उनकी सेवा करें ताकि वो भी ट्रांसफॉर्म होके एक अच्छा सरल जीवन जी सके।